नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। और आपको सभी को पता होना चाहिए, हम पहली बात आपके लिए करते हैं एनसीईआरटी की क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस करवाने के लिए। और उसमें अपनी सीरीज चल रही है हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 लेकर मैं आ जाया हूँ आपके लिए। लेसन फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया है कंप्लीट, जिसके अंदर अपन ने बात की थी फ्रांस की क्रांति की। आज जो बात करने वाले हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। रूसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद है, उनके बारे में बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, कंप्लीट देखेंगे। इसके देखो पार्ट में वीडियो बनेगा, इसलिए क्योंकि लंबे लेसन है और लंबे लेसनों को कंप्लीट करवाने के लिए थोड़े पार्ट में बनाए तो अच्छी बात रहती है। पिछले अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। अच्छी बात है। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने की संभावना का सूत्रपात कर दिया। देखो, जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके अंदर अपन ने बात की थी नागरिकों के अधिकारों की बात उसमें की गई थी। किसकी बात की गई थी? नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात की गई थी। भाई, जो भी जन्म लेता है जन्म से ही उसे स्वतंत्र रूप से जीने का और जो भी प्रकृति उसको देती है उसमें स्वतंत्र रूप से अपनी उसे प्राप्त करने का उन्हें अधिकार होता है। इस प्रकार के कई नागरिक अधिकार है उनको दिए गए। महिलाओं को हालांकि लेट में दिया गया, उन्हें मत देने का अधिकार फिर भी उन्हें दिया गया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट और श्रेणियों में बंटा था। फ्रांस का समाज सभी को पता है, आपको एस्टेट में बंटा था। 3 एस्टेट आपने देखे थे। खैर, ये तो पहले की बात है। समाज की आर्थिक और सामाजिक सतह पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस रचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई थी। अब देखो, वो है कंप्लीट अपने देखा था कि भाई ये जो अपना देश है, ये जो संसद है, इस पर वास्तव में अधिकार किसका होना चाहिए। भारत में राजा राम मोहन राय, ये आपने नाम सुना होगा पहले, नहीं तो देख लो, राजा राम मोहन राय। और उधर एक नाम आता है डिरोजियो का। ये दोनों ही भारत में सामाजिक सुधार के तहत है, इनका नाम लिया जाता है। समाज सुधार में ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप, अब देखो, आप सभी को पता होना चाहिए, अपना जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी 7 महाद्वीपों में है, वो बंटी हुई है। उसके अंदर अलग अलग महाद्वीप है, जैसे एशिया है, परंतु अपन जो बात कर रहे हैं फ्रांस है। फ्रांस का भी यूरोप से संबंध है। यूरोप एक महाद्वीप है, एशिया का पड़ोसी है। एशिया इधर है और यूरोप है इसके पास में, जो कि यूराल पर्वत से अलग होता है। वैसे ये ज्योग्राफी का पार्ट है तो उसमें अलग देखें। पर सवाल ये सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन यह चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। देखो, अचानक एक क्रांति के रूप में बदलाव नहीं हो। लोग चाह तो रहे थे कि बदलाव है उस समाज में किया जाए, जो व्यवस्था है उसमें बदलाव किया जाए, केवल तानाशाह है वो नहीं रहे। एक खेमा मानता था, मतलब एक खेमा बोले तो एक दल मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। उस रूढ़िवादी का अर्थ है जो प्राचीन जो धर्म है, प्राचीन परंपरा है, प्राचीन जो नियम है, उनको ही बिना किसी परिवर्तन के मानकर चले आ रहे लोग। वो जैसे कुछ उदारवादी है, लिबरल्स थे, या आमूल परिवर्तनवादी संसाधनों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, ये अपन आगे देखेंगे। राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता, क्योंकि शब्द जो है, शब्द है समय के अनुसार है, वो उनके अर्थ है वो परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में है अभी तक था। अब देख लेते हैं अपन उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। ये शब्द है आपके सामने। एक तो उदारवादी है, एक रेडिकल है और एक रूढ़िवादी शब्द है। इनके बारे में देख लेते हैं।
समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। ये कौन थे? उदारवादी थे। उदारवादी मतलब परिवर्तन तो चाहते हैं, पर परिवर्तन क्या है? अचानक नहीं करना, ठीक है ना। जैसे कि गांधी का नाम ले लें, अपने भारत में गांधी जी है, गांधी जी एक उदारवादी थे। उदारवादी का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि भाई ये देखो, देश को स्वतंत्र तो करवाना चाह रहे थे, परंतु अचानक नहीं, एक क्रांतिकारी या हिंसात्मक रूप में नहीं करना चाह रहे थे, धीरे धीरे है परिवर्तन लाना चाह रहे थे। उदारवादी वो होंगे जो नरम है, उनके जो व्यक्तित्व में है आवेश नहीं है, क्रांति नहीं है ना, अचानक से है वो क्रोधित नहीं होने वाले। क्रोधित का वैसे यहाँ कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई भी संस्कृति है, कोई भी नियम है, उसमें धीरे धीरे सुधारात्मक परिवर्तन लाना उदारवादियों का काम था। चलो आगे देख लेते हैं। समाज परिवर्तन उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले और जगह मिले, मतलब नागरिकों को समानता का अधिकार मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। चर्च समझते हो? चर्च किनका होता है? ईसाई धर्म से संबंधित है, मतलब ईसाई धर्म है, इनका जो पूजा स्थल है उन्हें क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। देखो ईसाई धर्म है, अलग अलग उनके विचारधाराएं हैं, तो कैथोलिक जो है, कैथोलिक ये तो है ऑस्ट्रिया और स्पेन में था। इसमें ऑस्ट्रिया और स्पेन ये दो देश हैं, उनमें था। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। उदारवादी क्या चाह रहे थे कि भी जैसे राजा है, राजा का पुत्र राजा बने, ऐसा है नहीं होना चाहिए, अनियंत्रित सत्ता के विरोध में थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, मतलब हर एक व्यक्ति को अधिकार है, और उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कि सरकार कोई भी हो, राजा भले ही हो, परंतु वो लोगों के जो है, नागरिकों के जो अधिकार है वो छीन नहीं सकता है। नागरिकों के जो अधिकार है ना, उनको नहीं हड़प सकता है, ठीक है। मतलब हर किसी को मैं ये कह सकता हूँ कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार और अभिव्यक्ति की अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि कोई भी यदि राजा है या किसी के समक्ष अपने विचार प्रकट करना, जैसे कि राजा ने कोई ऐसा भी एक्ट पास कर दिया, ऐसा एक नियम बना लिया जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग उनका विरोध कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो अधिकार है वो अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, ऐसा है उदारवादी चाहते थे। ये समूह प्रतिनिधि पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए नियमों के अनुसार शासन कार्य चलाए, है ना। भाई शासन किसके अनुसार चलो? शासन किसके अनुसार चलना चाहिए? नियमों के अनुसार, है ना। और न्याय के लिए क्या हो? न्यायपालिका हो, है ना, कोर्ट हो। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। लोकतंत्रवादी का अर्थ है कि राजा नहीं हो, राजा मतलब शासन का जो प्रमुख है ना, वो प्रमुख क्या है? ये राजा ही हो, इसके पक्ष में थे ये। कौन? उदारवादी। उदारवादी ये नहीं चाह रहे थे कि लोकतंत्र है वो काबिल हो, परंतु ये चाह रहे थे कि राजा है तो कोई बात नहीं, परंतु वो लोगों को अधिकार है वो उनको देने चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि शासन का जो प्रमुख है ना, शासन का प्रमुख कौन हो? जो भी हो वो लोगों के द्वारा चुना गया हो, है ना, लोगों के द्वारा चुना गया हो। तो उसको तो अपन लोकतंत्र कहेंगे। और शासन का जो प्रमुख है वो लोगों के द्वारा नहीं होकर वंश अनुसार चले, तो वो होता है एक
राजतंत्र होता है। ये लोग सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे लो साहब। और ये लोग है ना मताधिकार मत का समझते हो, वोट देने का अधिकार के पक्ष में भी नहीं थे। कौन? उदारवादी। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर उदारवादी शब्द अलग है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में उदारवादी की ये विचारधारा नहीं थी। अपन देख रहे हैं अपन रूस के संदर्भ में, और रूस के संदर्भ में उदारवादियों की विचारधारा ये है कि वो मताधिकार है ना, मैं यहाँ पर रूस के संदर्भ में अपन क्योंकि वहीं की बात कर रहे हैं, मताधिकार है किसको मिले? संपन्न लोगों को मिले। संपन्न लोग बोले तो जो धनी लोग हैं उनको। इसके विपरीत रेडिकल समूह, अब देखो दो समूह हैं। एक तो अपन ने किसकी बात की है? एक तो उदारवादी की है, और एक अपन किसकी बात कर रहे हैं? रेडिकल की। लोग ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित थी। उनके अनुसार बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। अब देखो रेडिकल क्या चाह रहे थे कि भाई वोट देने का अधिकार है सभी को मिले, और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है वो मिले। ये समर्थक कौन थे? रेडिकल समूह थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह की विशेषाधिकार के खिलाफ थे। भाई इनका मानना था कि भाई जो संपन्न लोग हैं उनको कोई स्पेशल अधिकार नहीं दिए जाए, सभी नागरिकों को समान अधिकार है वो दिए जाए। ये रेडिकल समूह चाह रहे थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। भाई निजी संपत्ति रख सकते हैं, उनका कोई विरोध नहीं था, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। भाई उनका मानना था कि केवल कुछ लोग ही संपत्ति रख सकते हैं, धन रख सकते हैं। ऐसा जो नियम है ये गलत है। संपत्ति रख सकते हैं परंतु सभी संपत्ति रखें, उसे कोई ऐतराज नहीं था। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। अब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो रूढ़िवादी जो लोग थे ना, मतलब मैं कह रहा हूँ प्राचीन जो परंपराएं हैं उनको मानते हुए चलने वाले जो लोग होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी में देखो यहाँ जब 18वीं सदी की बात की तो 18वीं सदी में रूढ़िवादी कंप्लीट कोई मतलब उसके अनुसार परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि 19वीं शताब्दी में वो क्या है परिवर्तन चाह रहे थे। तो मतलब समय के अनुसार है, शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तन हो रहा है। उनका मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया नहीं जाए। अतीत का अर्थ होता है भूतकाल, है ना, बीता हुआ समय, या मैं कह दूं अतीत। अतीत का अर्थ होता है प्राचीन। प्राचीन समझते हो? यहाँ बीता हुआ समय, जस्ट बीता हुआ वो अतीत नहीं होगा, बहुत पहले, है ना, बहुत पहले बीता हुआ जो समय होता है उसे अतीत के नाम से जाना जाता है, प्राचीन के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ पर अपन शब्द पढ़े हैं, एक तो रूढ़िवादी पढ़े हैं, एक अपन पढ़े हैं रेडिकल, एक अपन पढ़े हैं उदारवादी। तो तीनों को मैं फिर से थोड़ा आपको बता दूं ब्रीफली। रूढ़िवादी वो होते हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, कायदे हैं, उनको मानते हुए ही चलते रहना और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। परंतु इसमें ये ध्यान रखना कि 18वीं सदी में ये लोग कोई परिवर्तन नहीं चाह रहे थे, परंतु 19वीं शताब्दी में
उन्होंने भी महसूस किया कि कुछ नियम जो हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए, परंतु पहले के जो नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करना चाहिए। ये था रूढ़िवादी। रेडिकल लोग क्या थे, वो है कंप्लीट परिवर्तन चाह रहे थे और उनका मानना था कि सभी को समान अधिकार मिले और इनका अधिकार वही था कि परिवर्तन तो हो, परंतु मतलब लोगों को समान अधिकार तो मिले, संपन्न जो लोग हैं उसको थोड़े विशेष अधिकार भी मिल सकते हैं, और राजा है ना वो वंशानुगत हो सकता है, लोगों के द्वारा चुना जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ये मैंने तीनों वर्ड है आपको बता दिए हैं कंप्लीटली। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगला वीडियो आपके लिए होगा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। मैं 3-4 पार्ट के अंदर इस लेसन को कंप्लीट करवाऊंगा। आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट आप जरूर करना, और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को करोगे शेयर, है ना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। मैं आपका कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान वगैरह